हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो आपने देखा चैप्टर 8 का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको समझाया वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कैसे ये बंदे को क्लैरिटी कर देता है, यानी कि आपके कस्टमर को ये क्लैरिटी कर देता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस दूसरों से बेहतर क्यों है। ठीक है, तो वैल्यू प्रपोजिशन में पार्ट 1 में आपने ये चीज़ सीखी। इसमें पार्ट 1 में आपने क्वांटिफाई वैल्यू प्रपोजिशन भी सीखा, यानी कि जो बेनिफिट्स होते हैं, जो फायदे होते हैं, उसको मेजरेबल तरीके से बताने का कैसा तरीका होता है, कैसे आप क्वांटिफाई करोगे बेनिफिट्स को, उसको फायदे को कैसे क्वांटिफाई करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पार्ट 1 के अंदर बहुत डीपली सीखी और समझी। यहाँ पे इसको मैं एक बारी और बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। विद एग्जांपल, आपकी कोई कंपनी है या आपकी एक कंपनी है जो बाइक बनाती है, ठीक है, और आपने एक नई बाइक लॉन्च की है। क्या किया है? एक नई बाइक लॉन्च की। अब वो नई बाइक जो लॉन्च की आपने, उसमें आपने कुछ क्वांटिफाई मेजरेबल कुछ वैल्यूज डाली। अब वो वैल्यू क्या थी कि भाई सपोज मान लो अदर बाइक है कंपटीशन में, और भी बहुत सारी एवरेज बाइक है जो ऑलरेडी कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का एवरेज देती है। तो आपने क्या बताया? आपने बताया कि जी मेरी ये जो बाइक है ये अदर बाइक से, यानी कि दूसरी बाइक से 10% ज़्यादा एवरेज देती है। विद एग्जांपल, जो सबसे हाईएस्ट एवरेज देती है, मान लो कोई बाइक है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज देती है, ठीक है, वो एवरेज देती है 60 किलोमीटर पर लीटर का। 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है। आपने बोला कि जी मेरी जो बाइक है वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पे आपने क्या क्वांटिफाई कर दिया कि भाई अदर जो एवरेज बाइक है वो मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन ये बाइक 70 से 75 किलोमीटर जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप 1 लीटर तेल डलवाए और चला के आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप 1 लीटर तेल डलवाए, ये मेरी बाइक है, डेमो बाइक, और चला के आए। जब वो मेज़र करेगा, चीज़ों को समझेगा, उसको समझ में आएगा कि यार बात तो सही कर रहा है बंदा, यानी कि उसकी बिल्कुल समझ में आएगी 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा बाइक चलेगी। ये मेजरेबल हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कि भाई अगर तुमने कॉस्ट भी क्वांटिफाई कर दी, जैसे मान लो सपोज सर अदर जो बाइक है वो आपको 50,000 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। मार्केट में अगर आप एवरेज बाइक लेने जाओगे तो 50,000 से कम की नहीं मिलेगी। मैं अगर बात करूं तो मेरी बाइक 40,000 रुपये की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या मेजर कर दिया? यहाँ पे आपने प्राइस मेजर कर दिया, बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि भाई दूसरी जो बाइक है वो ऑलरेडी कितने की है? 50,000 रुपये की है, और मेरी जो बाइक है वो कितने की है? 40,000 की। तो यहाँ पे आपने 10,000 का प्रॉफिट उसको सीधा सीधा दिखा दिया। उधर आपने 1 लीटर में 15 किलोमीटर की सेविंग उसकी डिस्टेंस की कर दी, और इधर प्राइस भी 10,000 रुपये सस्ता दिखा दिया। तो इस तरीके से एक बेनिफिट हो, 2 बेनिफिट हो, 3 बेनिफिट हो, जितने भी बेनिफिट्स आपके हैं, जितने भी आप क्वांटिफाइबल कर सकते हो, जितने भी आप मेजरेबल कर सकते हो, जिसको कस्टमर को आसानी से समझा पाओ, दिखा पाओ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एक बेनिफिट्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस पे डिसाइड करता है कि भाई आपने अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया है और आपकी सर्विस क्या है। तो ये होता है क्वांटिफाई वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि आपने क्वांटिफाई कर दिया, आपने क्लाइंट को बहुत क्लियरली मैसेज दे दिया कि ये 1 किलोमीटर में 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी दूसरी बाइकों से, प्लस ये 10,000 सस्ती पड़ती है दूसरी बाइकों से। समझ गए? तो यहाँ पे क्वांटिफाइबल हो गया, यहाँ पे क्वांटिफाई हो गया, यहाँ पे मेजरेबल हो गया। जो कस्टमर होगा वो मेजर कर सकते हैं कि ये मुझे एक्चुअल में ये फायदा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या आता है? नेक्स्ट पेज में ये पार्ट 2 चल रहा है, ध्यान रखना। ये चैप्टर 8 का पार्ट 2 है, जिसमें आप वैल्यू प्रपोजिशन को और डीपली और अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। क्यूवी भी आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, देयर आर 3 फैक्टर्स टू इवेल्युएट द वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन को जो है ना 3 फैक्टर्स में इवेल्युएट किया गया है। इवेल्युएट किया गया है कितने फैक्टर्स में? 3 फैक्टर्स में। अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जब भी आप किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे, किसी भी कस्टमर के पास जाओगे, तो वो क्या पूछता है? सबसे पहले वो क्या बात करता है? वो सबसे पहले पूछता क्या है आपसे? वो सबसे पहले यही तो पूछता है, भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो कोई और बात थोड़ी करता है। तो वो जो इवेल्युएट करना मैंने सिखाया, वो वही बेनिफिट्स बताने के लिए करा है कि जी ये फ़ायदा है आपका,
आपने इवेल्युएट कर दिया, उसकी समझ में आ गया अच्छे से। अब उसकी समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है, फिर उसको डाउट रहे ही नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्शन सारे खत्म हो गए। ठीक है, तो अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उस पर भी ध्यान से सुनना। ये बात वैसे एक्चुअल है या नहीं है आप बताओ। मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आया, कोई नई चीज लेके आया, तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई मुझको क्या फायदा होगा। अगर उसके पास जेन्युइन, प्रैक्टिकल और सही में बेनिफिशियरी प्रोडक्ट है तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा, क्वांटिफाइबल तरीके से बताएगा, बहुत जेन्युइन तरीके से बताएगा, है ना। तो अब इसमें होता है, इसमें 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख लेते हैं। नंबर 1 बेटर, दूसरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बेटर कैसे है। दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरे जो भी कॉम्पिटिटर है आपके, उनसे आपका प्रोडक्ट बेटर कैसे है। अब बेटर का मतलब जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया कि जी ये 10 से 15% ज़्यादा एवरेज देती है, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज देती है। आप अदर बाइकों को उठा लो और मेरी बाइक को उठा लो, मैं बाइक को एज ए प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी कंपनी को या किसी को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आपने वहाँ पे क्या इवैल्यूएट किया था, वो बेटर था। वो क्या बेटर था कि भाई इतना एवरेज ज़्यादा देगी। दूसरा आपने क्या बेटर किया था कि जी प्राइस में भी सस्ती है। ठीक है, तो ये इवेल्युएट किया था। तो सबसे पहले क्या देखता है, बेटर कितना है, भाई दूसरे से आपका प्रोडक्ट कितना बेटर है, वो ये चीज़। और ये मेजरेबल होनी चाहिए, जो बंदा माप सके, जांच सके, समझ सके बहुत इजीली तरीके से। इसलिए मैंने आपको QVP की क्लैरिटी पहले ही कर दी कि QVP में जो भी बेनिफिट हो, जो भी चीज़ें हो, वो आप पहले ही क्लियर करके रखिए। उसके बाद आता है फास्ट, कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है वो कितना फास्ट काम करती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मार्केट में चलो कोई बंदा तुम्हारे साथ क्लाइंट जुड़ गया है ना, कोई क्लाइंट आपके साथ जुड़ गया, अब वो दूसरे कॉम्पिटिटर से किसी से आप माल लेता था, है ना, क्योंकि भाई वो कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी उसको, तभी उसने आपको चूज़ किया है। अब पता लगा कि आप उसको टाइम से डिलीवरी नहीं कर पा रहे, आप कोई और प्रॉब्लम्स आती है, आप प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर अपना इन्वेंट्री स्टॉक में सही से नहीं रख पा रहे। और क्लाइंट्स को क्या दिक्कत आ रही है, जो आपका क्लाइंट्स है उसको दिक्कत क्या आ रही है कि वो टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा, तेज़ी से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा। अपनी जो उसकी सेल्स कैपेसिटी है, सपोज मान लो वो 200 यूनिट पर डे बेच सकता है और उसके पास माल ही 50 यूनिट का हो, तो 150 यूनिट का लॉस कैसे खाएगा वो। तो फास्ट भी होनी चाहिए, कितनी फास्ट है ये भी वो ध्यान में रखेगा कि कितना फास्ट इनका सिस्टम है। अच्छा, सर्विस कितनी फास्ट है ना, हाउ मच लेस टाइम, कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा आप कस्टमर को कंप्लीट प्रोडक्ट या यूज़ करने लायक चीज़ें देते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आता है कस्टमर के दिमाग में, वो आता है सस्ता कितना है। यानी कि भाई मैं तो अभी मान लो कोई भी प्रोडक्ट है कि भाई इस प्राइस का ले रहा हूँ, आप कितना सस्ता दोगे। तो सस्ता भी हो और बेहतर भी हो। बेहतर आपने बता दिया, ऑलरेडी क्वांटिफाई कर दी, और फास्ट सर्विस है ये भी आपने क्लियर कर दिया। अब वो पूछेगा सस्ता कितना है। चलो मैं आपका प्रोडक्ट रख लूँ या आपकी सर्विस को रख भी लूँ, तो भाई सस्ता कितना होगा। यानी कि सस्ते का मतलब ये नहीं है कि वो कस्टमर को बेकार चीज़ें दे के अपने क्लाइंट्स बिगाड़ेगा। उसने पहले ही चीज़ें मेज़र कर ली है कि भाई बेहतर कितना है, ठीक है, फास्ट कितना है और सस्ता कितना पड़ेगा, ताकि सस्ती चीज़ें अगर उसकी दुकान पे मिलेगी तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, है ना, और प्रोडक्ट भी अच्छा हो तो फिर कौन नहीं लेना चाहेगा। तो यही 3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें वैल्यू प्रपोजिशन मेजरेबल करके दिखाई जाती है, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है क्लाइंट्स को कि भाई मुझको क्या फ़ायदा है और आपको कि आपका प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको यूज़ कीजिए। अगर आपने अभी अपना स्टार्टअप शुरू नहीं किया है, स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है स्टार्टअप गाइडलाइन प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को एज ए बेसिक बिजनेस नॉलेज या एज ए प्राइमरी बिजनेस नॉलेज के तौर पे आप पूरी देख लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको वो सारी क्रिटिकल चीज़ें मिल जाएगी जो एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको चाहिए होगी। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है प्लेलिस्ट में। तो ये चीज़ें आप देख लेना, आप समझ लेना, कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता लगे आप ऑलरेडी पैसा भी लगा दो और बाद में चीज़ें पता लगे आपको लॉस हो जाए, तो उससे कोई बेनिफिट्स नहीं है। इसलिए ये मैंने बनाई है आपके लिए। अब हम चलते हैं हाउ टू अलाइन QVP विद योर टारगेट कस्टमर प्रायोरिटीज।
मतलब जो QVP होता है, क्वांटिफाई वैल्यू प्रोपोजिशन जो होता है, उसको कैसे अलाइन करोगे, कैसे गठजोड़ करोगे, किसके साथ? अपनी कस्टमर की प्रायोरिटीज़ के साथ। कस्टमर की प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर की प्रायोरिटी है कि भाई मुझे बेहतर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सर्विस फास्ट होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, है ना। कस्टमर की प्रायोरिटी यही है। अब इसके अलावा कस्टमर की जो भी प्रायोरिटीज़ हो उसको नोट डाउन करें। ये प्रायोरिटीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी, जब आप कस्टमर की प्रायोरिटीज़ को समझ लोगे, उसके बाद QVP को उसके साथ अलाइंस कर लो। यानी कि जो मैंने आपको बताया था क्वांटिफाइबल, जो सेल्स टीम है आपकी या जो भी है आपके, उनके साथ उसको अलाइंस कर दो ताकि वो एक ही चीज़ पे फोकस करे, एक ही बेनिफिट्स पे और एक ही QVP पे फोकस करे जो कि ऑलरेडी कंपनी ने बनाया हुआ है। ये नहीं है कि भाई वो गलत सलत चीज़ें वैल्यू डिलीवर ना करे कंपनी के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में गलत चीज़ें डिलीवर ना करे। अब इसको अलाइंस करना कैसे है? अलाइंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है बहुत अच्छा। जो आपका कस्टमर पर्सोना है, जो आपका कस्टमर पर्सोना आपने बनाया हुआ है, आपने कस्टमर की पूरी पर्सनैलिटी को मेज़र किया था ना, मैंने आपको बताया था अपने इससे पहले की वीडियो में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है और कस्टमर पर्सोना कैसे बनता है। कस्टमर पर्सोना बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो कस्टमर पर्सोना के उस चैप्टर को दोबारा देखें और जिन पॉइंट्सों पे आपने कस्टमर पर्सोना बनाया है, जिस नीड को, जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपने वो कस्टमर पर्सोना डिज़ाइन किया है, उस कस्टमर पर्सोना को समझे और फिर उसकी कस्टमर की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको अलाइन कर दें आप। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि आप इजीली समझ पाओगे कि मेरे कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी कि मेरा जो क्लाइंट्स है उसकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है। उस टॉप प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये चीज़ बनानी है और अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट और अपना जो भी है वो डिलीवर करना है लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है पर्सोना। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि भाई कस्टमर पर्सोना को कैसे टारगेट किया जाता है। जैसे एक कंपनी आपने सुना होगा रैपिडो, ठीक है। रैपिडो एक कंपनी है, उसने बोला कि भाई 5 मिनट आप रैपिडो ऐप से ऑटो बुक करें, 5 मिनट में ऑटो आपके पास पहुंचेगा या बाइक आपके पास पहुंचेगी, जो भी आप बुक करोगे वो 5 मिनट में आपके पास पहुंचेगा। अदरवाइज क्या होगा, 50 रुपये आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने अलाइन कर दिया। वो ऑलरेडी भाई इवेल्युएट कर चुके हैं, QVP बना चुके हैं, उनके पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम है अपना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब उनके पास सर्विसेज भी है, उनके पास सारी चीज़ें हैं। तो 50 रुपये वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो उनकी सर्विस है वो बहुत फास्ट है, बेहतर है, फास्ट है ना, चीपर भी है। तभी तो वो कर रहे हैं कि भाई 50 रुपये अगर नहीं पहुंचा तो आपके हो जाएंगे। डोमिनोज पिज़्ज़ा क्या करता है, वो भी यही करता है कि भाई पिज़्ज़ा ठंडा होने से पहले आपके पास डिलीवर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पिज़्ज़ा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस ऑन कस्टमर पर्सोना, कस्टमर की प्रायोरिटी क्या होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रैपिडो की, कस्टमर की प्रायोरिटी क्या बनेगी। यहाँ पे कस्टमर की प्रायोरिटी बनेगी कि उनको पता है कि 5 मिनट में ऑटो आ जाएगा। अब मान लो किसी ने किसी दूसरी कंपनी के ऐप से बुक किया और वहाँ पे वो 10 मिनट खड़ा होकर परेशान हो गया, ठीक है। परेशान हो गया तो उसको कोई अल्टरनेट सोर्स चाहिए। अल्टरनेट सोर्स क्या है, रैपिडो ने ऑप्शन दिया उसको कि भाई 5 मिनट में ऑटो आपके पास पहुंचेगा, अदरवाइज 50 रुपये आपके। अब जब उसने उसकी सर्विस यूज़ की सपोज 5 मिनट में उसके पास ऑटो पहुंच गया या बाइक पहुंच गई या जो भी उसने बुक किया था वो पहुंच गया, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो गया। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली वो 2 बारी 3 बारी यूज़ करके उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ही जो टॉप प्रायोरिटीज़ होती है, इनको बोलते हैं टॉप प्रायोरिटीज़। सबसे पहले कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज़ कस्टमर पर्सोना बनाते टाइम बहुत डीपली, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाई थी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी भी क्लैरिटी नहीं है या वो भूल गया तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दोबारा देख लेनी चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपको कस्टमर पर्सोना के ऊपर, ठीक है, उसके साथ अलाइन करना है। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी आज के लिए इतना ही। कल जो आप सीखोगे वो सीखोगे पार्ट 3, इसी गई वैल्यू प्रपोजिशन का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम आपको सिखाने वाले हैं एज इज स्टेट, ठीक है, और
मतलब पोटेंशियल स्टेट। इसमें क्या होता है कि भाई करंट की सिचुएशन क्या है और पोटेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। ये भी वैल्यू प्रोपोजिशन में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, प्लस एक ओवरऑल समरी, इस चैप्टर की ओवरऑल समरी, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसकी एक ओवरऑल समरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।